अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज उसको शॉर्ट कर दीजिएगा। जनाब, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मतलब डिस्कशन करनी शुरू की थी। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया था और आज मैंने कहा था कि हम आपके साथ इसका पहला बेसिक क्वेश्चन जो है, जो कि बेसिकली तौर के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये IFRS के अंदर अवेलेबल है, IS 32 से रिलेटेड है, तो मैं आज आपसे ये डिस्कस करूंगा। ये आइसोलेटेड क्वेश्चन है। आइसोलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस तरह का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी एक ही डिस्कशन है। सो लेट्स गो विद दैट। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन कहता है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बेटा क्वेश्चन है। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की टर्म्स आएंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि इस बात को आप यहीं पे समझ सकें। यकम जनवरी यकम जनवरी साल 1 में एक कंपनी है AP लिमिटेड, और उसके कैपिटल और उसके रिजर्व्स क्या हैं। उसका जो शेयर कैपिटल है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 मिलियन का। उसका शेयर प्रीमियम जो है वो हमारे पास है 2 लाख रुपए का, और उसकी जो रिटेन अर्निंग है वो हमारे पास है 56,70,000 रुपए की। तो उसका जो टोटल इक्विटी साइज है वो क्या है, 6.87300 मिलियन का। आपको पता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, आप लोगों ने मर्केंटाइल लॉ और सी लॉ पढ़ी हुई है, और आपको यह भी पता है कि शेयर प्रीमियम क्या होता है। कि हुआ क्या कि हमने जो 1 रुपए का जो शेयर था वो हमने बेसिकली तौर के ऊपर कितने का दिया होगा, 1 रुपया 20 पैसे का दिया था। तो जब हमने शेयर 1 रुपया 20 पैसे का दिया था तो फिर 1 रुपया हमारा चला गया था शेयर कैपिटल के अंदर, और जो 20 पैसे थे वो हमारे चले गए थे शेयर प्रीमियम के अंदर। सो हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों की डिटेलिंग हमारे पास मौजूद है। दैट वी हैव द शेयर कैपिटल ऑफ 1 रुपी 1.20। अब इसकी हमने एंट्री कैसे की होगी शेयर कैपिटल की। हमने जिस वक्त अपना शेयर कैपिटल जो था उसको हमने रेस किया, तो शेयर कैपिटल को रेस करते वक्त 1 रुपए का जो हमारा शेयर था वो हमने कितने का इशू किया, 1.20 का इशू किया। अब आपके पास जो 20 पैसे हैं ये क्या है, ये आपका शेयर का शेयर प्रीमियम है। सो दैट इज योर शेयर प्रीमियम। हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। एंट्रीज की होगी कि कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 1 रुपया 20 पैसे आया होगा, हमारे पास जो शेयर कैपिटल होगा वो हमारे पास 1 रुपए का आया होगा, और जो हमारे पास प्रीमियम होगा वो हमारे पास 20 पैसे का आया होगा। ये हमारी एंट्री है शेयर कैपिटल को रेस करने की। सो शेयर कैपिटल की हमने एंट्री देखी, हमारे पास कैश या बैंक में 1 रुपया 20 पैसे आए। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर क्रिएट होता है, और जो पैसे हमने अबव एंड बियॉन्ड लिए थे अपने शेयर कैपिटल से उसको हम शेयर प्रीमियम में लेके जाते हैं। तो बेटा ये हमारी फाइनेंशियल एंट्री है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से रिलेटेड, ताकि आपको बात का पता हो कि हमारे पास ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कैसे रेज होकर चलता है। जनाब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन है, मैं देख लूं। नहीं यार, ये कर दिया करो भाई इन लोगों को। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम यहां पर आता है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम से रिलेटेड तो वो बात कर सकता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब इस साल के अंदर जब हमारे पास ये बैलेंस शीट अवेलेबल थी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के साथ, उसने हमें बता दिया रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, हमारे अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स को हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। अब कहता क्या हुआ, इस साल में हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शंस वकूअ पजीर हुए। हमारी पहली ट्रांजैक्शन होती है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमने 1 लाख शेयर, हमने ₹1 के हमने इशू किए 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जनाबे वाला 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एमएस साहब के साथ कि शेयर कैपिटल की क्लासेस होती हैं, और उनमें वो एक क्लास को हम प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको के ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस हो। रिडीमेबल, अब प्रेफरेंस शेयर्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि वो बंदे ने मुझे पैसा दिया, उसके पैसे को मैंने एज अ शेयर कैपिटल अपने पास ले लिया, और 5 साल 3 साल या जो भी हमने टाइम या अपना मुद्दत चूज की, उस मुद्दत के बाद मैं उसके पैसे उसको वापस रिडीम कर दूंगा, यानी कि मैं उसके शेयर के पैसे उसको वापस लौटा दूंगा। तो ऐसे शेयर्स जो कि ऑर्डिनरी शेयर ना हो उनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि हमारे पास या कंपनी या फिर आपके इन्वेस्टर के पास ऑप्शन हो किसी मुद्दत के बाद कि हम उनको वापस कर दें, उसे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और बेटा अगर कभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स से पहले ये परसेंटेज दी हो तो इसका मतलब क्या है, हमने उनको 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और हमने इनको 8% नफा हर साल देना ही देना है। हमने इनके शेयर कैपिटल के ऊपर इनको 8% नफा हर सूरत देना ही देना है।
इस शेयर कैपिटल को हमें इशू करने के लिए 2237 रुपए की हमारी कॉस्ट भी आई। अब उसने कहा कि जो ये शेयर कैपिटल है, हमने जो ये इशू किया, चूंकि इतना हमारा अट्रैक्टिव शेयर कैपिटल था, ये हमने 60% के प्रीमियम पे इशू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 रुपए का शेयर था, वो हमने जब लोगों को बेचा तो वो 1 रुपए 60 पैसे का शेयर बेचा। और फिर कहता है कि हमने जब इनको रिडीम करना है, हमने जब इनको रिडीम करना है, तो रिडीम कर वक्त हमने इनको एक शेयर जो 1 रुपए का था, वो कितने का दिया? 1 रुपए 60 पैसे का। हम इनको ड्यूरिंग दी मुद्दत, ड्यूरिंग दी इंटरम, जब तक ये प्रेफरेंस शेयर है, हम इनको 8% का नफा इस 1 रुपए के ऊपर, 1 रुपए नफा हमेशा 8% का शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू पे मिलता है, तो हम इनको 1 रुपए के ऊपर 8% का नफा हमेशा देते रहेंगे। और फिर एक वक्त आएगा जब हमने इसको रिडीम करना होगा 5 सालों के बाद, 31 दिसंबर ईयर 5। जब हम 5 साल बाद इनको रिडीम करेंगे, तो 1 रुपए का शेयर जो इन्होंने हमसे 1 रुपए 60 पैसे में खरीदा था, जब हम इनको रिडीम करेंगे तो हम इनको इनके 1 रुपए के शेयर के एवज 100% प्रीमियम देंगे, यानी कि 2 रुपए देंगे। तो मैं उस वक्त इनको 2 रुपए इनके हाथ में दूंगा। और कहता मेरा अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट का जो मेरा अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 9.5% है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमने इशू किया वो 1 जनवरी को होता है। 8% के प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर 60% के प्रीमियम पे इशू होते हैं। इनको इशू करने की कॉस्ट 2237 रुपए आती है। 5 सालों बाद इनको रिडीम कर दिया जाएगा, और रिडीम करके हम इनको 1 रुपए के एवज 2 रुपए के, हम इनको 2 रुपए इनके हवाले करेंगे 100% प्रीमियम के साथ। और हमारा मार्केट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। अभी सिर्फ ये डाटा समझिएगा। दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन होती है 31 मार्च को। हमने 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स जो थे वो इशू किए, और जो ये हमने शेयर इशू किया, ये भी हमने प्रीमियम पे इशू किया। हमने 1 रुपया 30 पैसे के ऊपर अपना शेयर इशू किया। और जो हमने ये शेयर इशू किया, इस शेयर को इशू करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आई, वो कॉस्ट आई 20,000 रुपए की। तो ये हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन होती है। तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी 30 जून को होती है। हमने हर उस बंदे के पास जिसके पास एक शेयर था, उसको हमने 4 बोनस शेयर्स दिए। बोनस शेयर्स क्या होता है? अगर डिविडेंड को हम कैश में दें तो वो कैश डिविडेंड होता है, और अगर हम डिविडेंड को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दें तो उनको हम बोनस शेयर्स कहते हैं। तो कहता हमने हर एक शख्स जिसके पास एक शेयर था, उसको 4 बोनस शेयर दे दिए। हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारा जिस इस डिविडेंड से पहले 5,08,500 रुपए का था। डिविडेंड ऑन दी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन चार्ज्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, और हम जो प्रेफरेंस शेयर्स को 8% का डिविडेंड दे रहे थे, वो हमने रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर दिया हुआ है। अब जनाबे वाला यहां पर हमारे साथ वो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अकाउंटिंग द अबव वाज 58,500, द डिविडेंड ऑन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन चार्ज टू द रिटेन्ड अर्निंग। आपसे क्या चाहता है ये तीनों बातें करने के बाद? वो कहता है कि मुझे कैपिटल और मुझे रिजर्व्स और मुझे लायबिलिटीज की फिगरें जो तुम्हारे पास 31 दिसंबर 2001, पहले साल, हमने 5 साल की बात की, हमने साल शुरू किया है 1 जनवरी से, और हमें वो कहता है कि आप 31 दिसंबर और ईयर 1, 31 दिसंबर ईयर 1 जब ये साल क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ये 3 ट्रांजैक्शनें हो गई हैं। कहता है इन 3 ट्रांजैक्शनों को आपस में इनकॉर्पोरेट करो, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद मुझे बताओ कि तुम्हारे पास तुम्हारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और तुम्हारी बैलेंस शीट की कैपिटल और रिजर्व साइड किस तरीके के साथ आ रही है। लेट्स गो विद दैट। अब हमारे पास 3 चीजें हुई हैं, और हमने उन 3 चीजों को 1 बाय 1 लेके चलना है। हमने 3 चीजों को 1 बाय 1 देख के चलना है कि हमारे पास फिगरें कैसे निकलती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फिगर की बात करके चलता है, वो उसके इसका किताब का प्रॉब्लम ये है कि किताब जब भी अपने पास अपनी वर्किंग्स को लेके चलता है, तो वो अपनी वर्किंग्स किसी तरतीब में नहीं चला रहा होता। मिसाल के तौर पर देखें, ये वर्किंग नंबर 1 है, और वर्किंग नंबर 1 के अंदर जो वो फिगरें ऐड कर रहा है, वो वर्किंग नंबर 5 की कर रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास सोल्यूशन अगर दिया होगा फिर तो ठीक है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन के फ्लो की बात करके चलूंगा तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं इसको मैनेज कर सकूं? तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। अब यहां पर एक बात तय है कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल था वो हमें दिया हुआ है।
वो हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो उसने हमें दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इस बोर्ड के इस एरिया को साफ कर लूं ताकि ये बात हमारी क्लियर हो जाए। हमारे पास ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है और वो हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल 1 मिलियन का है, ओपनिंग शेयर प्रीमियम 2 लाख का है और हमारी रिटेन अर्निंग्स 56,70,000 रुपए की, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रिजर्व्स की बात करके चलूंगा, उसने कहा मुझसे इक्विटी की बात करके चलो, तो बेटा इक्विटी ही को तो मुझसे रीस्टेट कराना चाह रहा है, तो मेरे पास एक शेयर कैपिटल होगा, एक शेयर प्रीमियम होगा, एक रिटेन अर्निंग होगी। तो ये तीन चीजें तो उसने मुझे दी हुई हैं, तो मुझे यही तो तीन चीजें आगे लेके चलनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर साल की ओपनिंग की बात करूंगा तो मेरे पास ये जो फिगर आ रही है, ये मैं इनकी वर्किंग इकट्ठी शुरू करूंगा, इकट्ठी शुरू करनी पड़ेगी। मेरे पास ये मेरा ओपनिंग शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम तो ये मेरा ओपनिंग शेयर प्रीमियम आ गया। आगे चलता हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स तो ये मेरी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। ये तीनों फिगरें मुझे इकट्ठी लिखनी है। आप चाहो तो इसे कॉलम नंबर फॉर्म में लिख लो, ये हमारी वर्किंग है। लेकिन मैं जब क्वेश्चन शुरू करूंगा तो मैं तीनों चीजों को इकट्ठा लेके चलूंगा। मैंने तीन चीजें इकट्ठी लिख ली। मैंने कहा मेरा शेयर कैपिटल होगा, मैंने कहा उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, मैंने क्वेश्चन से उठा लिया। मैंने कहा मेरा प्रीमियम होगा, मैंने प्रीमियम का कैपिटल ओपनिंग जो प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस उठा लिया। मैंने कहा मेरी रिटेन्ड अर्निंग होगी, तो मैंने अपनी रिटेन्ड अर्निंग का भी ओपनिंग बैलेंस वहां से उठा लिया। अब जनाबे वाला हुआ क्या, हमारे साथ सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमारे साथ इस साल में प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं। मैंने तीनों की फिगरों को ओपनिंग बैलेंस उठा ली हैं और उसके बाद मैं अब अपनी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करूंगा और ऑटोमेटिकली मेरी ये फिगरें अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। आपने वर्किंग में देखना है कि मैं वर्किंग को कैसे लेके चल रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने नोट कीजिए, मैंने सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा, मैंने स्टार्ट करके सबसे पहले कहा कि जनाब चूंकि मुझसे उसने मेरा यही यही तो मुझसे इक्विटी दोबारा मांगी है, मुझसे यही तो दोबारा बात मांग रहा है, और मैंने सोल्यूशन में यही तो लिखना है कि अब मेरा नया शेयर कैपिटल क्या है, अब मेरा नया शेयर प्रीमियम क्या है, अब मेरी नई रिटेन अर्निंग क्या है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने इन्हीं को तीनों को मैंने अपने ओपनिंग बैलेंस के तौर के ऊपर ले लिया। मैंने अभी जो फिगर लिखी है, मैंने अभी अपनी फिगर सिर्फ ये लिखी, मैंने अपनी फिगर सिर्फ ये लिखी और मैंने अपनी फिगर सिर्फ ये लिखी। अब मैंने इसके अंदर देखना है कि मेरी चेंजेस क्या थी और उसके लिए मैंने अपनी 3 एडजस्टमेंट्स थी, मैं तीनों एडजस्टमेंट्स को वर्किंग में सॉल्व करूंगा और उनसे मैं इन तीनों जो मेरे इक्विटी के बैलेंसेस हैं इनको अपडेट करता रहूंगा। सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर की बात की थी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर अपना इशू किया, यहां पर एडजस्टमेंट पे जाता हूं, वो कितना किया, 1 लाख। और वो कितने पे किया, वो उसने कहा 60% पे किया। तो भाई फिर इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या फिगर आएगी प्रेफरेंस शेयर की, मेरे पास 1 लाख शेयर 1 रुपए 60 पैसे से मैंने इशू करना है। 1 लाख शेयर मैंने 1 रुपए 60 पैसे से इशू करना है। तो ये पैसे थे जो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स के मेरे पास आए थे। अब क्या हुआ, अब कहता है जो प्रेफरेंस शेयर्स के मेरे पास 1 लाख जो शेयर्स थे 1 रुपए 60 पैसे के, उसको इशू करने के ऊपर मेरी 2,237 रुपए की कॉस्ट लगी। यहां पर आपने चीज याद करनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो आपकी कॉस्ट ऑफ इशू होती है उसको हम अपने कैपिटल में से, उसको हम अपनी अमाउंट में से, अपनी लायबिलिटी में से मिन्हा कर देते हैं। उसको हम अपनी फिगर को, जो अपनी किताबों में हमने अपना शेयर कैपिटल की अमाउंट लिख के चलनी है, तो हमने इसको उसमें से नेट ऑफ कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है। पहली बात आपको मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सिखाई कि जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ इशू आता है तो कॉस्ट ऑफ इशू को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं करते। हम ये कहते हैं कि मुझे 1,60,000 रुपया नहीं आया, मैंने 1,60,000 रुपया रेस करने के लिए 2,237 रुपए का खर्चा किया था, तो मुझे फिर कितने की नेट फिगर आई, मुझे 1,57,763 रुपए की नेट फिगर आई। अब जनाब चूंकि यहां पर एक हमारे पास अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और वो जो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, वो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें बहुत कुछ बताता है। अब वो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें क्या बताता है, ये चीज हमने सीखनी है कि अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम आगे जाके बहुत डिटेल से सीखेंगे भी। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब मैं ये समझाने जा रहा हूं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, समझना है कैसे कैलकुलेट हुआ, ये शायद अभी आपको ना समझ आ सके, लेकिन सिर्फ मैं इस एरिया में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब समझाना चाह रहा हूं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है, देखो मैंने 1 रुपए का शेयर कितने का लिया था, 1 रुपए 60 पैसे का, तो मेरे पास कितने पैसे आए थे, 1 रुपए 60 पैसे। अब इस 1 रुपए 60 पैसे के बाद मैं हर पीरियड में 8% उसको मार्कअप देता रहा हूं। इसके अलावा
5 साल तक ये मैं मार्कअप देता रहूंगा उसको, 1 से लेकर 5 साल तक मैं उसको यही 8% पर एनम का मार्कअप देता रहूंगा। और फिर जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो फिर ये जो 8% का मार्कअप दे रहा था, ये किस पे दे रहा था? ये 1 रुपया 60 पैसे पे दे रहा था, ये मैं उसको दे रहा था 1 रुपए के ऊपर। मैं उसको 1 रुपए के ऊपर 5 साल तक 8% का मार्कअप हर साल दे रहा था। जरा कॉस्ट निकालिएगा, तो कॉस्ट क्या हुई? Air 1, Air 2, Air 3, Air 4 और Air 5। तो पहले साल की जो कॉस्ट होगी वो 8% का मार्कअप दिया उसको 1 रुपए के ऊपर। अज्यूम करता हूं कि ये 1 लाख के शेयर है, तो ये कितना बन गया? 8,000। अगले साल भी कितने पैसे देने पड़ गए? 8,000। फिर उसको देने पड़ गए 8,000, फिर कितने देने पड़ गए? 8,000, और फिर देने पड़ गए उसको 8,000। ये मेरी कॉस्ट है। हर साल मैं उसको 8% 1 रुपए के हिसाब से, जो कि लाख रुपए के शेयर थे, मैं उसको 8,000 रुपया मार्कअप दे रहा हूं। बेशक मैंने उससे 1 रुपए के एवज 1 रुपया 60 पैसा लिया था। दूसरी बात, 5वें साल में जाकर मैंने उसको अब 1 रुपए के एवज कितने पैसे देने हैं? 2 रुपए। जब 2 रुपए दूंगा तो मुझे यहां पर 40 पैसे उसको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। भाई 1 रुपए का तो मेरे पास लोन था, 60 रुपए प्रीमियम में थे, लेकिन ये 40 पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ गए। इसका मतलब अगर मैं 40 पैसे की बात करके चलूं तो 40 पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, तो मुझे 40,000 रुपया यहां पर भी तो मेरी कॉस्ट ही है। अबादुर रहमान, बात समझ आ रही है? मेरे साथ जरा अनम्यूट कीजिएगा, मैं अकेले ही खपी जा रहा हूं। अब बात, मैंने पहले साल उसको 8% मार्कअप दिया, दूसरे साल का 8% मार्कअप दिया, तीसरे साल का 8% मार्कअप दिया। मैं 5 साल तक मार्कअप देता रहा उसको 8,000 रुपए का। और अब क्या हुआ है? अब मैंने जाकर उसको, जब मैंने रिडम्पशन करनी थी, तो मुझे कितने पैसे देने पड़े? मुझे पैसे देने पड़े 40,000 रुपया। ये बात समझ आई? जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8% का जो मार्कअप है, दर हकीकत वो मेरी कॉस्ट सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मेरी कॉस्ट तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट नहीं है, मेरी तो ये भी कॉस्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? नाउ व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि एक, अब इसका मतलब पता क्या होगा? अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, मैं पहले साल के अंदर मैं 8,000 रुपए को एक्सपेंस करूंगा, अगले साल में भी मैं 8 को एक्सपेंस करूंगा, तीसरे में भी 8 को करूंगा, चौथे में भी 8 में करूंगा, लेकिन जब 5वां साल आएगा तो मैं कितने को एक्सपेंस करूंगा? 48,000 रुपए को। ओ भाईजान, 5वें साल का क्या कसूर है? तुमने 5वें साल में 48,000 रुपए एक्सपेंस कर दिया, तो ये गलत काम नहीं हो गया? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो ये 40,000 रुपया है, ये हर साल पर एलोकेट हो। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? जी। तो हम अगर अकाउंटिंग की बात करें तो हम चाहेंगे कि 40,000 रुपया सिर्फ 5वें साल में एलोकेट ना हो, बल्कि हर साल में इक्वली एलोकेट होके चले। वो इंटरेस्ट रेट जो कि इस 40,000 को सालों पर एलोकेट कर दे, यूं के उस बंदे को टोटल पैसे मिल जाएं, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और वो कहता है वो क्या है? वो 9.5% है। वो 8% नहीं है। वो बेशक इसका फेस रेट 8% है, लेकिन चूंकि रिडम्पशन के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके चलने हैं, तो फिर उसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? वो 8% नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? 9.5% है। ये बात सबको समझ आई है? जी। जनाब वाला, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात सबको समझ आई है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है? सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल रेट में क्या फर्क है? 8% नॉमिनल रेट है, लेकिन 8% टोटल मार्कअप्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। एक सिंगल रेट जो सारे मार्कअप्स को रिफ्लेक्ट कर दे, जो कि हम कहें कि हर पीरियड के मुताबिक वो एलोकेट हो गया, वो क्या है? वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, जो कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है 9.5%। तो तुमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दर हकीकत 9.5% का इंपैक्ट लेके चलना है। वो ये बात हमें बताने की कोशिश करता है। उसने हमें क्वेश्चन में ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के दे दिया है। तो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%, लेकिन हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? 9.5%। नहीं जनाब, अगर ये बात समझ आती है, अब यहां पे देखते हैं। अब कहता तुमने तुमने अपने आप को फिर कितना कितना मार्कअप अपना एक्सपेंस करना है? कहता जनाब तुमने मार्कअप एक्सपेंस करना है किस तरीके के साथ? कहता है तुम्हारा जो मार्कअप है, अब वो 157,763 के ऊपर आप मल्टीप्लाई करें इस फिगर को 9.5% से। अब बात क्या फिगर आती है? 157,763 को मल्टीप्लाई करें 9.5% से, 14,987.48। 14,987। एम आई राइट जी? जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मार्कअप जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो कितना जाना है? वो जाना है 14,988। एग्रीड? जी। लेकिन आपने कितने पैसे दिए हैं? ये गलत दिखा है 4%, ये हाँ, 8% है। आपने कितने 8% पैसे दिए हैं? आप, ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटी थी जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर उससे पैसे लिए,
ये आपका मार्कअप था, ये भी आपने उसी को देना था। आपने कितना मार्कअप पे किया है? आपने सिर्फ 8% पे किया है। एम आई राइट सर? तो इसका मतलब जी क्या हुआ, आपके पास जो क्लोजिंग लायबिलिटी की फिगर निकली वो क्या निकली? 164,751। ये सबको बात समझ आई? हमने क्या किया, हमने पहले ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर की लायबिलिटी क्रिएट की। कैसे क्रिएट की? हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 1 रुपए 60 पैसे से, जो हमारे पास टोटल पैसे आए थे, और उसमें से हमने अपनी इशू कॉस्ट को मनफी किया, तो हमारे पास हमारी ओपनिंग लायबिलिटी निकल आई। देखिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल ट्रीट नहीं कर रहे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नाम बिलाशुबा शेयर है, शक्ल बिलाशुबा इक्विटी की तरह की है, लेकिन ये दर हकीकत इसकी नेचर क्या है? दर हकीकत इसकी नेचर लोन की है। ये लोन है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये लोन है। तो उसने क्या कहा, 1 लाख को 1 रुपए 60 पैसे से मल्टीप्लाई करके उसने पहले टोटल फिगर निकाली, इशू कॉस्ट को मनफी किया, तो मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी निकल आई। उसमें से उसने अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ मार्कअप को उसने यहां पर क्रिएट किया। एंट्री क्या डली होगी? मार्कअप हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा, मार्कअप हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा, और हमने यहां पर पेबल प्रेफरेंस शेयर में खड़ा कर दिया। और उस मार्कअप को जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, तो यहां पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिएगा, ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर थी, ये मेरे पास मार्कअप की फिगर आ गई। अब आदो रहमान, बात क्लियर हुई? तो हमने एंट्री जी क्या की, मार्कअप को हमने डेबिट किया, तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, और जो प्रेफरेंस शेयर की लायबिलिटी थी हमारे पास, जो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, किस अमाउंट से? अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, 14,988। तो आपके सामने मैंने सबके ओपनिंग बैलेंस लिए हुए थे, तो मेरे पास यहां पर ये कौन सा मार्कअप आ रहा है? ये मेरे पास मार्कअप आ रहा है जो मुझे पे करना है प्रेफरेंस शेयर्स को, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, और यहां पे देखिएगा ये उसका सेकंड इफेक्ट आ रहा है, मैंने यहां पर लायबिलिटी को उसका इफेक्ट क्रेडिट दे दिया। हाँ, मैंने पे कितने पैसे किए? मैंने कितने पैसे उसको पे किए? मैंने उसको 8,000 रुपया पे कर दिया। मैंने कितने पैसे पे कर दिया उसको? 8,000 पे कर दिया। तो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी की फिगर निकल आई, और मेरी क्लोजिंग फिगर लायबिलिटी की फिगर है 164,751। नहीं जनाब, मैंने पहली एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, और 164 जो लायबिलिटी की, ये 164,751 की फिगर को मैंने कंप्यूट कर लिया। इज इट क्लियर सर? मैं चल रहा हूं, मैंने, आपने नोट करें, मैंने अपने ओपनिंग बैलेंसेस लिए, मैंने किसी फिगर को मैंने अपने मुताबिक बीच में नहीं डाला, मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट जो थी हमारे पास, वो किस चीज की थी? वो प्रेफरेंस शेयर की थी। मैंने प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व की है, जबकि उसने ये एडजस्टमेंट सबसे आखिर में सॉल्व की है। लेकिन भाई, मैंने तो किताब में क्वेश्चन, मेरे पास सोल्यूशन तो नहीं है, मैंने तो सोल्यूशन खुद करना है, तो इसलिए मैं सोल्यूशन के फ्लो के मुताबिक लेकर चलूंगा। हमारी ये पहली, जी बेटा। ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम फेस वैल्यू पे लगा रहे हैं हम लोग, जो 8% है, और हाँ, ये जो फाइनेंस चार्ज 9.5% है, ये तो उसकी जो उसकी टोटल प्रीमियम वैल्यू के पे साथ में निकालना है, वैल्यू उस पे टोटल लगा वैल्यू पे रहे हैं। निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही है। फाइनेंस चार्ज जो हमने 9.5% लगाया है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 157,763 पे लगाया आपने। लेकिन जो 8,000 रुपया ये नॉमिनल रेट है, ये किस पे लगता है? ये लगता है फेस वैल्यू पर, क्योंकि ये हमें 8% प्रेफरेंस शेयर का नाम था। नाम क्या था इसका? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपके पास ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ये परसेंटेज लिखी हुई आए, तो ये हमेशा उसका जो मार्कअप होता है, ये उसको, इसको मार्कअप भी कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी कहते हैं, एक ही बात है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी मार्कअप की नेचर में होता है। तो ये क्या है, ये 8% हमने उसको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना था, और जब भी हम डिविडेंड देते हैं तो हमेशा किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पे देते हैं। लेकिन ये और जो फिगर, जी, और जो हम अपना अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है वो किस पे निकालते हैं? अपनी इन्वेस्टेड फिगर टोटल पे वैल्यू पे निकालते हैं, टोटल वैल्यू पे लायबिलिटी निकालते हैं। ठीक हो कि बात सर? ये चीज थी जो सीखने वाली थी। मैंने कहा इसका कहीं और आपके सामने इसका इसका क्वेश्चन नहीं बनना, लेकिन यहां पर ही बेटा आप रेज हैंड ना करें, सवाल पूछें, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सही, हमने पे कब किया 8,000? ये नहीं मुझे समझ आई, अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट तो उसने लिखी नहीं थी देखिए, कि हमारे हमने पास पे आ, कब आ, किया। आ रहा हूं उसके ऊपर। हमारे पास यहां पर जब क्वेश्चन की बात आती है, तो यहां पर वो क्या कहता है, उसने हमारे पास बात कही कि हमारे पास 1 जनवरी मौजूद है, और उसने कहा कि हमारे पास ये 8% का प्रेफरेंस शेयर है, और उसने आगे बात देखिएगा, उसने कहा द डिविडेंड ऑन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये देखें, मैं इसको यहां पे, ये द डिविडेंड ऑन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन चार्ज टू रिटेन अर्निंग। उसने कहा ये हमने कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हमने इसको पे कर दिया, हमने चार्ज कर दिया बस को। ठीक है सर, ठीक ओके। है। अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन के फ्लो पे आगे चलते हैं। अब हमारी अगली एडजस्टमेंट किस चीज की थी? हमने 1 जनवरी की एडजस्टमेंट को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया। अब कहते हैं 3 लाख शेयर हमने इशू किए 1 रुपया 30 पैसे के ऊपर। तो अभी हमारे पास ये किसकी आ गई? एक ऑर्डिनरी शेयर हमने इशू किया
कितने पे इशू किया? 3 लाख शेयर इशू किया। अब देखिएगा, ये देखें, ये शेयर कैपिटल था, ये 3 लाख शेयर इशू कर दिया, 3 लाख शेयर इशू हो गया और एंट्री कैश में चली गई। 3 लाख शेयर के ऊपर हमने क्या किया? 30% का प्रीमियम लिया और साथ ही उसने बताया था कि 20,000 जो है मेरा इशू चार्जेस है, तो ये शेयर प्रीमियम में चले गए, शेयर प्रीमियम में चले गए। 3 लाख के ऊपर 30% का प्रीमियम लिया और उसमें से क्या मिन्हा कर दिया? जो मेरी इशू कॉस्ट है। आपने देखा कि हमने जिस वक्त अपने प्रेफरेंस शेयर क्रिएट किए थे, आपने देखा हमने जिस वक्त अपने और ये अपना फर्दर शेयर कैपिटल इशू किया, तो जो मेरी इशू कॉस्ट है वो मैं अपनी, अब जब मैं प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा था तो मैंने वहां पर अपने शेयर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दी थी, और जब मैं अपने शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मैंने वहां पर इसको मैंने शेयर प्रीमियम में से लेस कर दिया। अब मैंने 3 लाख के ऊपर 30% से मेरा शेयर प्रीमियम क्रिएट हुआ और 20,000 रुपए मेरी इशू की कॉस्ट थी, तो भाई ये मेरा 70,000 रुपए का इफेक्ट भी मेरा एडजस्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पहली एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। जब मेरी पहली एडजस्टमेंट सॉल्व होती है तो मेरे पास अब 13 लाख रुपए के शेयर हो गए, मेरे पास 2,70,000 रुपए के मेरे पास मेरा शेयर प्रीमियम भी आ गया। एम आई राइट सर? ये दो बातें समझ आ गई। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो बात करनी है वो हमारे पास, मैं अभी प्रॉफिट पे नहीं आ रहा, मैं एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना चाह रहा हूं। यार मैं 10 दफा कह चुका हूं, रेज हैंड मत करें, सवाल पूछा करें अपने आप को अनम्यूट करके। जी पूछे। सर अगर शेयर एट फेस वैल्यू इशू किए जाएं तो फिर इशू कॉस्ट जो है वो किस में से लेस करेंगे? बेटा डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में? जहां अगर 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 आपके पास शेयर कैपिटल में अगर आपके पास शेयर प्रीमियम मौजूद ना हो, अगर आपके पास उस ट्रांजैक्शन पे शेयर प्रीमियम मौजूद है तो आप उसमें से लेस कर लें। अगर आपके पास शेयर प्रीमियम किसी पुरानी ट्रांजैक्शन का मौजूद है तो उसमें से लेस कर लें। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको फॉर द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस के रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर दें। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरी बात के ऊपर जाता हूं, तीसरी एडजस्टमेंट को करता हूं। मैं सब बातों को दोबारा भी रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। 31 मार्च हो गया, अब आ गया 30 जून को। उसने कहा 30 जून को हमने क्या किया? हमने हर बंदे को जिसके पास 4 शेयर थे उसको हमने 1 शेयर दे दिया। देखते हैं जनाब क्या पोजीशन है हमारे पास। ये देखिएगा, ये हमारे पास 13 लाख था, तो हमने क्या किया? 13 लाख में से हमने कहा जिसके पास 1 शेयर था हमने उसको, नहीं मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, जिसके पास 144 का मतलब क्या हुआ? जिसके पास 4 शेयर थे उसको हमने 1 बोनस शेयर दिया। तो भाई 13 लाख था, 13 लाख को तकसीम किया 4 से तो हमारे नंबर ऑफ बोनस शेयर आ गए। तो जनाबे वाला ये हमने बोनस शेयर इशू कर दिया। हमने क्या कर दिया? ये हमने बोनस शेयर इशू कर दिया। अब बेटा बोनस शेयर का रूल क्या होता है? बोनस शेयर का रूल ये होता है कि सबसे पहले बोनस शेयर जो होते हैं वो इशू होते हैं कहां से? फ्रॉम द प्रीमियम। और अगर प्रीमियम में बैलेंस खत्म हो जाए तो फिर वो कहां से इशू होते हैं? फिर वो इशू होते हैं फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग। अब मुझे 3,25,000 पूरा करना था, तो मैंने 3,25,000 में से 2,70,000 रुपए ये देखें शेयर प्रीमियम से ले लिया। अब 2,70 और 3,25 का डिफरेंस कितना रह गया? 55,000 नहीं, कितना रह गया? 30 40 55,000। अब 55,000 जो था वो मैंने कहां से ले लिया? ये मैंने अपनी रिटेन्ड अर्निंग से ले लिया। अबादुर रहमान बात समझ आई? क्या किया? बोनस शेयर इशू करने थे। बोनस शेयर इशू करने के लिए कितने के बोनस शेयर थे? ये देखें, मैंने 3,25 के मेरे बोनस शेयर थे। मैंने ये बोनस शेयर्स इंक्रीज तो किए, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? क्रेडिट तो मैंने शेयर कैपिटल को कर दिया, डेबिट किसको करना है? तो डेबिट मैंने कहा क्या रूल होता है? सबसे पहले शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 3,25 में से 2,70 शेयर प्रीमियम से ले लिया। अब मेरा बैलेंस क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया। और 55,000 रुपया मैंने कहां से ले लिया? अपने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया। एम आई राइट जी? बात समझ में आ गई? अच्छा जनाब, अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कुछ फिगरें और कंक्लूड हो गई। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास मेरा क्लोजिंग शेयर कैपिटल भी आ गया और अब मेरे पास मेरा क्लोजिंग शेयर प्रीमियम भी आ गया। मैं चाहता हूं पीछे क्वेश्चन में ये देखिएगा, मेरे पास मेरा क्लोजिंग शेयर कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग शेयर प्रीमियम भी आ गया। मैंने लायबिलिटी की फिगर पहले ले ली। अब मेरी आखिरी फिगर रह गई और वो क्या रह गई? रिटेन्ड अर्निंग्स रह गई। रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर मुझे ये पता है कि मेरे पास मेरा एक ओपनिंग बैलेंस था, वो मेरा ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, उसमें से मैंने 55,000 रुपए इस्तेमाल कर लिया। मेरा इस साल का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो क्या है? 4,93,512 रुपए। क्या है? 4,93,512 रुपए मेरा इस साल का प्रॉफिट है जनाबे वाला। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये मैंने बोनस शेयर को दे दिया, ये मेरा इस साल का प्रॉफिट है 4,93,512 रुपए। अब उसने कहा कि हमने एक गलत एंट्री कर दी थी। और वो गलत एंट्री क्या कर दी थी? हमने गलत एंट्री ये कर दी हुई थी कि हमने बेसिकली तौर के ऊपर जो हमने 8,000 रुपए का जो अपना इफेक्ट था वो हमने गलती से रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दिया था। तो उसने उस एंट्री को रिवर्स किया।
क्योंकि टेक्निकली तौर के ऊपर हमें 8,000 रुपया चार्ज नहीं करना था, हमें तो 14,988 रुपए चार्ज करने थे। तो उसने क्या किया कि जो एंट्री थी ये 8,000 की, ये पूरी की पूरी रिवर्स कर दी। आप नोट करें कि जब मैंने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट दिया तो पूरा दिया 14,988 का। मेरे पास दो ऑप्शन थी कि मैं ये कहता 8,000 का इंपैक्ट गया हुआ है तो मैं सिर्फ डिफरेंशियल का इंपैक्ट देके प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट डालता। मैंने ये काम नहीं किया। मैंने कहा कि तुमने 8,000 की एंट्री गलत थी, वो मैंने रिवर्स कर दी और मैंने 14,988 की पूरी एंट्री डाल दी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसने लिखा हुआ है कि हमने जब डिविडेंड दिया तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस को या रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दिया था। और भाई तुमने गलत फिगर चार्ज कर दी थी, तुमने 8,000 रुपए की फिगर चार्ज नहीं करनी थी। तुम्हें चाहिए था कि तुम 8,000 के बजाय 14,988 रुपए की फिगर चार्ज करते। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये जो हमने गलत एंट्री की थी ये यहां पे जाके क्या हो गई, एड बैक हो गई और हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। और हमने यहां पर जाकर अपना ये क्लोजिंग बैलेंस भी जो था वो हम अपने फिगर में डाल देंगे, तो हमारे पास ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ यू कैन सी हाउ आई हैव मूव्ड विद द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट किया। मेरे क्वेश्चन की कोई फिगर भी जो थी वो किताब के मुताबिक स्टार्ट नहीं हुई। जब मैंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मेरी वर्किंग कहां से स्टार्ट हुई थी, मैं दोबारा अबादुर रहमान, अब चूंकि मैं क्वेश्चन की फिगरें मूव कर चुका हूं, सिर्फ हाउ टू मूव विद द क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स थी। एक एडजस्टमेंट जो थी वो हमारी प्रेफरेंस शेयर की थी, दूसरी जो एडजस्टमेंट थी वो हमारी फर्दर इशू ऑफ कैपिटल की थी, और जो तीसरी एडजस्टमेंट थी वो हमारी बोनस शेयर्स की थी। तो मेरे पास 3 एडजस्टमेंट्स आई थी। प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट क्या आई थी, 1 रुपए का शेयर 1 रुपए 60 पैसे में इशू किया, एट द रेट ऑफ 8% पे इशू किया, और रिडम्पशन करते वक्त मैंने उसको 100% प्रीमियम से रिडीम करना है, और मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.5% था। दूसरी जो फर्दर इशू की मेरी असाइनमेंट थी वो क्या थी, और मेरी इसके ऊपर मेरी एक इशू कॉस्ट भी थी 2200 कुछ रुपए की। ठीक है, फर्दर इशू की मेरी क्या बात थी कि मैंने फर्दर इशू किया, और फर्दर इशू करके मैंने 1 रुपए का शेयर 1 रुपए 30 पैसे में इशू किया, और इसमें भी मेरी कुछ 20,000 के करीब मेरा ख्याल है मेरी कॉस्ट ऑफ इशुएंस थी। बोनस की बात क्या कही, जिसके पास 4 शेयर है मैंने उसको 1 शेयर दिया। ये मेरी 3 एडजस्टमेंट्स थी। और मुझे उसने क्या कहा, मुझे उसने कहा कि आपने मेरी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या करके चलना है। उसने कहा मुझे आपने मेरी वर्किंग के मुताबिक दोबारा से इक्विटी बनाकर देके चलनी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा अब मेरा शेयर कैपिटल क्या है, मैंने उसके बाद लिखा मेरा शेयर प्रीमियम क्या है, फिर मैंने लिखा कि मेरे पास मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, और फिर मैंने लिखा कि मेरे पास मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है। और मैंने इन सब के सिर्फ क्या लिखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं, क्योंकि मुझे उसने ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए थे। मैंने शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा, मैंने शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस लिखा, मैंने क्वेश्चन में गिवन रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लिखा, और मैंने प्रॉफिट का बैलेंस लिखा। अब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को सॉल्व किया, और मैंने कहा कि जब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की अपनी वर्किंग बनाई तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट जो अपनी वर्किंग की वो वर्किंग, अब आप समझें कि मेरे पास ये वाली वर्किंग मैंने अपनी प्रेफरेंस शेयर्स की वर्किंग सेपरेट की। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के मुताबिक कहा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस जब मैंने अपना प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो वो 1 लाख ज़रबे 1 रुपए 60 पैसे का था। इशू कॉस्ट को लेस की तो मैंने 1,57,000 की फिगर निकाली। अब मैंने कहा कि मुझे तो इसके ऊपर 9.5% से मार्कअप चार्ज करना चाहिए, तो मैंने यहां पर उसका मार्कअप चार्ज किया, जो कि 14,988 का निकला, और वही जो मार्कअप था 14,988 रुपए का वो मैंने अपने प्रॉफिट में से यहां से मिन्हा कर दिया। तो मेरी एडजस्टमेंट होके मेरी ये फिगर निकली, और फिर मैंने 8,000 रुपए की जो फिगर थी जो मैंने उसको पे कर दिया था ड्यूरिंग द पीरियड, वो मिन्हा करके मैंने अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाला। अब देखिए क्वेश्चन के फ्लो करते वक्त जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये सब मेरी वर्किंग्स हो रही हैं। मैंने क्वेश्चन के मुताबिक ये सब मेरी वर्किंग है। इस वर्किंग के ऊपर मैंने ये शेयर कैपिटल की वर्किंग शुरू कर दी, मैंने शेयर प्रीमियम की शुरू कर दी, रिटेन अर्निंग की शुरू कर दी, प्रॉफिट की कर दी, और मैं अगर आगे जाके चलता तो इसी तरीके से मेरी वर्किंग जो थी वो मेरी कंटिन्यू रहनी थी, और दैट विल कंटिन्यू तक, जिसमें मैं ये सारे अपने अपने जो मेरी वर्किंग्स थी मैं उनको यहाँ पे परफॉर्म करता। लेकिन मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूं तो यहाँ पर जब मेरा सोल्यूशन आ रहा है तो मैं वहां पर सोल्यूशन करते वक्त मैं लिख रहा हूं कि वो एबीसी लिमिटेड है, ये उसकी बैलेंस शीट है, और फिर मैं कहता हूं मुझे उसका क्या चाहिए, शेयर कैपिटल चाहिए, मुझे से क्या चाहिए, मुझे उसकी रिटेन अर्निंग चाहिए, और मुझे उसका शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम का अकाउंट आना था, सॉरी मुझे शेयर कैपिटल चाहिए था उसका, मुझे उसके बाद उसका शेयर प्रीमियम चाहिए था उसका, मुझे उसकी रिटेन अर्निंग चाहिए थी, और फिर मुझे उसका वो लोन की फिगर चाहिए थी। अब ये सोल्यूशन मेरा सेपरेट मौजूद है,
सॉल्यूशन के अंदर मैं फिगरें पोस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि हाउ आई हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन। तो मैंने अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने सबसे पहले, मैंने कोई किताब को फॉलो नहीं करके चल रहा, सिर्फ किताब की कैलकुलेशन जरूर हम देख के चल रहे हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने प्रेफरेंस शेयर का इशू सॉल्व किया। मैंने प्रेफरेंस शेयर के मुताबिक अपनी लायबिलिटी की फिगर निकाली। अपनी लायबिलिटी की फिगर निकालते वक्त मेरे पास ये वाली फिगर जो थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ये फिगर भी निकल आई। जब मेरी लायबिलिटी की फिगर निकल आती है तो भाईजान मुबारक हो, आपने जो लायबिलिटी की फिगर निकाली है वो मैंने फिगर जो थी यहां पर मैंने पोस्ट कर दी। उसके बाद मैं अपनी अगली एडजस्टमेंट पे गया और मैंने अपनी जो अगली एडजस्टमेंट थी दैट वाज अगेन मैंने अपने पास लिखी थी, वो मेरा फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल था। मैंने फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल करते वक्त अपने पास कैपिटल इंक्रीज किया, तो जो मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ वो मैंने यहां पे लिखा। और उस कैपिटल के इंक्रीज करने के अंदर जो मेरे पास मेरे बोनस शेयर्स का इंपैक्ट आया, मेरा जो शेयर प्रीमियम का इंपैक्ट आया उसको मैंने यहां पे लिखा और मैंने अपनी इशू कॉस्ट को इसमें से मिन्हा कर दिया। तो मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। मैं बोनस शेयर्स के ऊपर गया। जब मैंने अपने बोनस शेयर्स क्रिएट करने थे तो मैंने यहां पर जाके अपने बोनस शेयर्स क्रिएट किए और मैंने इसको टिक कर दिया। मैंने अपने बोनस शेयर्स क्रिएट किए। बोनस शेयर्स क्रिएट कहां से करने थे, मैंने कहा वो बोनस शेयर्स जो थे वो मैंने कहा या तो इधर से क्रिएट होने थे फ्रॉम द शेयर प्रीमियम, या मैंने कहा वो कहां से क्रिएट होने थे, रिटेन्ड अर्निंग से। तो मैंने ये बोनस शेयर्स को क्रिएट कर दिया और मेरी तीनों एडजस्टमेंट्स हो गई। अब मैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कर रहा हूं। जब मैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कर रहा हूं तो मैंने कहा जी मुबारक हो, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। किसका, शेयर कैपिटल का। मैंने कहा जी मुबारक हो, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। किसका, जो कि नील है, वो किसका आ गया, दैट इज ऑफ द शेयर प्रीमियम। तो मैंने बेटा सॉल्यूशन पकड़ा और सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहां पर जाके अपना शेयर कैपिटल का बैलेंस भी लिख दिया और नील का बैलेंस अपना शेयर प्रीमियम का भी लिख दिया। अब मुझे मेरा क्वेश्चन बता रहा है कि ज़ीशान आबद अभी रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है। अब मैं चला गया रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। रिटेन्ड अर्निंग्स में मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मेरे पास यहां पर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर था, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां से उठ के इस प्रॉफिट फॉर द ईयर ने मेरी रिटेन्ड अर्निंग में जाना था। तो मैं इसको उठाया और मैंने उसको उठा के अपनी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। और जो मैंने रेक्टिफिकेशन करनी थी, वो रेक्टिफिकेशन भी जो थी 8,000 की, जो मैंने रॉन्ग एंट्री की थी, मैंने वो भी यहां पे डाल दी और यूं मेरा ये भी क्लोजिंग बैलेंस निकला है। अब मेरी रिटेन्ड अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस निकला, मैंने उसको उठाया और उसको उठा के आई जस्ट मूव हियर और मैंने इस जगह पे जाके ये अपना बैलेंस लिख दिया और दिस इज माय सॉल्यूशन। ये देखिएगा, मैं किताब के मुताबिक नहीं चला, मैंने आपके साथ जो मेथड शेयर किया, हाँ इसमें कुछ नॉलेज है, इसमें कुछ टेक्निक थी जो आपने सीखनी थी। टेक्निक सीखनी थी कि आपने कॉस्ट ऑफ इशू को लेस कहां से करना है, एक टेक्निक सीखी। आपने बोनस शेयर देते वक्त सबसे पहले क्या करना है इस्तेमाल, आपने बोनस शेयर देते वक्त सबसे पहले अपना शेयर प्रीमियम इस्तेमाल करना है और अगर कुछ पैसे बच जाएं तो वो फिर जाके रिटेन्ड अर्निंग से लेने हैं। और अगर किसी के पास शेयर प्रीमियम है ही नहीं तो वो सारे के सारा बोनस कहां से देगा, वो सारे का सारा जो बोनस है वो रिटेन्ड अर्निंग से देगा। आपने ये भी सीखा कि हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल कैसे किया और कैसे हमने प्रेफरेंस शेयर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। ठीक हो गया। हम जब ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ ये बैलेंस निकाल के चलते हैं तो बेसिकली तौर के ऊपर ये एक मेथड है, इसे हम कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं, जो ये मेथड है जिसके तहत मैंने फिगर निकाली, लफ्ज याद रखिएगा, इसे कहते हैं अमोर्टाइज्ड वैल्यू। ये जो हमने अपनी फिगर निकाली, इस मेथड जिसके अंदर हम कहते हैं फिगर लें, उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, जो पैसे डिविडेंड के तौर पे दे दिए वो लेस कर दें और फिर 164 की फिगर निकालें। इस मेथड का नाम क्या है, वी हैव कैलकुलेटेड द अमोर्टाइज्ड वैल्यू। ये हमने उसकी अमोर्टाइज्ड वैल्यू पर निकाला। हाँ, ये अमोर्टाइज्ड वैल्यू की कैलकुलेशन एक नॉलेज थी जो मैंने आपको सिखानी थी, हमने सीखी। हमने लायबिलिटी की फिगर निकाली, हमने कॉस्ट ऑफ इशू को मिन्हा किया, हमने उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मार्कअप चार्ज करके प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया और अपने लोन को क्रेडिट किया, और जो हमने लोन में से उसको डिविडेंड दे दिया था हमने उसके बैलेंस में से मिन्हा कर दिया और अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल ली। ये नॉलेज थी। रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ये नॉलेज के साथ थोड़ी सी अक्लमंदी थी कि आपने ये जुमला ध्यान से पढ़ना था कि उसने प्रेफरेंस शेयर्स रॉन्गली तौर के ऊपर 8,000 चार्ज कर दिया हुआ है, किसको, रिटेन्ड अर्निंग को, तो ये हमें ऐड बैक करना है। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास ये नॉलेज बेस थी कि हमने ये जो 20,000 रुपया जो हमारी कॉस्ट ऑफ इशू थी अपने फर्दर शेयर कैपिटल की, हमने इसको मिन्हा किया कहां से, शेयर प्रीमियम से। बोनस शेयर की बात नॉलेज थी कि हमने इस बोनस शेयर को हमने जब भी देना है तो सबसे पहले शेयर प्रीमियम से देना है, अगर बच जाए तो फिर रिटेन्ड अर्निंग से देना है। ठीक होगी बात सर। इसी तरीके से आप नोट करें कि जो हमने प्रॉफिट के ऊपर, अपने लोन के ऊपर हमने पैसे दिए, वो बेटा मेरा फाइनेंस चार्ज है, मेरा मार्कअप है, वो डिविडेंड नहीं है।
तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि चूंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये नाम से शेयर हैं लेकिन साले दर हकीकत लोन हैं, तो इसलिए इसके ऊपर डिविडेंड नहीं होता है, इसके ऊपर मार्कअप होता है। तो इसलिए हमने इसको फाइनेंस चार्ज कहा, हमने इसको मार्कअप कहा। ये आपके लिए एक नॉलेज की चीज थी। और फिर ये सब कुछ करने के बाद हमने अपने पास कैपिटल और अपने पास ये रिजर्व का बैलेंस बनाया, और हमने इस कैपिटल और रिजर्व के बैलेंस को यहां पर शो किया कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। और आपने देखा कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे वो बेटा वो लायबिलिटीज में आ रहे हैं, वो शेयर कैपिटल में नहीं आ रहे। स्टैंडर्ड ने इसे कहां शो किया हुआ है? लायबिलिटीज में। अच्छा, ये सब कुछ आप लोग सीख लेते हैं, ये सब कुछ आप सीख जाते हैं, और सीखने के बाद आप लोग, जिस तरह मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन का फ्लो बनाया कि मैंने क्वेश्चन किताब से जरूर आपको कैलकुलेशन दिखाई है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का फ्लो ये बोर्ड पे मैंने किया हुआ है। और ये इसलिए किया हुआ है कि आपको पता चले कि जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हमने पेपर में क्वेश्चन करना कैसे है। अब बच्चा ये सारा कुछ कर लेता है, लेकिन पता मसला क्या होता है? ये सब कुछ करने के बाद वो 48 में फेल क्यों होता है? ये उल्लू का पट्टा किताब जब बना रहा है, किताब में करते वो कहता है मुझे इसका एक्सट्रैक्ट शो करो। आप नोट करें इसने क्या गलती की हुई है। बेटा इसने यहां पर नहीं लिखा हुआ कि कंपनी का नाम क्या है, इसने नहीं लिखा हुआ कि ये बैलेंस शीट है, इसने नहीं लिखा हुआ कि ये बैलेंस शीट फॉर विच पीरियड है। आप जब ये नहीं लिखेंगे, अब देखें, आपको पता है कि इस कंपनी का नाम क्या है? एजे पेनका लिमिटेड। आपको पता है इसका एयर एंड क्या है? इसका एयर एंड है 31 दिसंबर एयर 1। एजे पेनका लिमिटेड। स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और पीरियड क्या है? 31 दिसंबर एयर 1। तो आपको बेसिकली यहां पर क्या लिखना चाहिए था? इसका जो भी नाम था, एजे पेनका लिमिटेड। फिर यहां पे आपने लिखना था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर एयर एंडेड 31 दिसंबर एयर 1। आप ये चीज नहीं लिखते। कहां नहीं लिखते? यहां नहीं लिखते। यहां पर इसने रुपीज लिखे हुए हैं, गुड इनफ। और जब आप ये चीज नहीं लिखते और ये सॉल्यूशन दे देते हैं, तो वो ये क्वेश्चन 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है, इस चीज के ना लिखने का आपका 1 नंबर काट लेता है। दुख होता है कि हमने देखो कितनी मुश्किल कैलकुलेशनें सीखी हैं। हमने कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट सीखी, नॉलेज सीखी कि फाइनेंस चार्ज होता है, मार्कअप होता है, हमने बोनस शेयर निकालना सीखा, हमने कॉस्ट ऑफ इशू को मनफी किया अपनी रिटेन अर्निंग, अपने शेयर प्रीमियम से, हमने रिटेन अर्निंग कितनी औखी निकालनी सीखी, और सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग जो आज सिखानी थी, हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कितनी डिटेल वर्किंग की। ये सब कुछ आपने सीख लेते हैं, ये सारा सवाल आप कर लेते हैं, और आप समझते हैं कि चूंकि अब मैंने बिल्कुल सारी फिगरें कैलकुलेट सही कर ली हैं, मेरे पास सारा मेथड आ गया। ये सारा मेथड करने के बाद बाज चीते तो इतना भी नहीं करते कि वो फिगरें ऐसे लिख दे। बाज चीते क्या करते हैं? बाज चीते ये जो मैंने यहां पर आपके साथ ये फिगरें निकाली है ना, जिस तरह मैंने वर्किंग में, वो कहते हैं ये निकला है शेयर कैपिटल, एग्जामिनर खुद ही देख ले। ये निकल आया, ये कहता है ये निकल आया शेयर कैपिटल, मेरी पहली फिगर। ये फिगर नील है, मेरी दूसरी फिगर। वो कहता है ये मेरी तीसरी फिगर है जनाबे वाला। मैंने तीनों फिगर निकाल दी, और कहता है जनाब चूंकि मैंने वो डिबेंचर की वर्किंग की थी, वो डिबेंचर की वर्किंग नीचे दी हुई है, उसकी फिगर भी निकल आई। वो सब कुछ करने के बाद जो सॉल्यूशन का ये वाला पोर्शन था, जो आपको वो बनाते ही नहीं है, वो ये बनाते ही नहीं है। वो कहते हैं जनाब देखें सर, वो शेयर कैपिटल की मैंने फिगर निकाल तो दी है, मैंने उसको शेयर प्रीमियम की फिगर निकाल तो दी है, सर रिटेन अर्निंग की फिगर निकाल तो दी है ऊपर वर्किंग में, और ये ओ भाई ये जो फिगरें निकाल के दी हैं बेशक ये ठीक है, अगर तुमने ये वाली चीज ना बनाई, तुमने जो ये मैंने रेड में ये वाली, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। वर्किंग जो है वो आपने अपने लिए की है, वर्किंग का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये 5 नंबर का सवाल है, आपने सारी फिगरें बना ली थी, आपने ये शीट नहीं बनाई थी, तो मैं अगर एग्जामिनर हूंगा तो मैं पता कैसे नंबर दूंगा? 5 नंबर। 1 नंबर इसका जो ऊपर आपने नरेशन दी और फॉर्मेट दिया, 1 नंबर यहां शेयर कैपिटल लिखने का, 1 नंबर यहां शेयर प्रीमियम लिखने का, 1 नंबर रिटेन अर्निंग लिखने का, और 1 नंबर ये लोन लिखने का। अब अगर तुमने सारा सवाल कर लिया और क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 0/5, क्योंकि तुमने तो ये चीज बनाई नहीं। तुमने इस फिगर को निकालने के लिए वर्किंग की होगी अपने लिए, तुमने इस फिगर को निकालने के लिए वर्किंग की होगी अपने लिए, तुमने इस फिगर को निकालने के लिए अपनी वर्किंग जरूर की होंगी। तो भाईजान ये नंबर आप इस तरह 0/5 देते हैं। सवाल सारा करके आ जाते हैं, सवाल सारा परफॉर्म कर लेते हैं, फिगरें भी ठीक होती हैं, लेकिन आप उस चीज को उस थाली में रख के नहीं, ये यूं ही है कि आपने हंडिया पका ली है लेकिन आपने उसको प्लेट में सर्व करके नहीं दी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके ये बात करते हैं, कहते हैं सर मैं बिल्कुल ठीक सवाल करके आया हूं,
लेकिन सर टाइम कम था तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर जवाब नहीं लिखा, वर्किंग सारी कर दी थी, तो बेटा कुछ नहीं मिलना उसका, नंबर इसके मिलने हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, आपने मेरा मेथड देखा, मैंने जब भी फिगर का अपनी एक फिगर बनाई मैंने उस फिगर को साथ ही यहां पे पोस्ट कर दिया, मैंने जब दूसरी फिगर बनाई मैंने साथ ही यहां पे पोस्ट कर दिया, तीसरी फिगर साथ ही पोस्ट कर दी। और भाईजान ये तो नंबर मुफ्त का है ना, एक नंबर, ये तो एक नंबर मुफ्त का एक नंबर है। तो भाई ये नंबर आप लोग मिस कर देते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं लेकिन नंबर 0 ले आते हैं। ये मेरी बात सबको समझ आई है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? नॉलेज आप सब खप लेते हैं मेरे साथ, मेरी आत्मा रोल देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, शिकायतें कर लेते हैं, लेकिन नंबर अपने मिंट करने नहीं आते। नंबर कब मिंट होने हैं? जब ये सोल्यूशन बना के चलेंगे। तो जनाब ये थी आज की बात, यहां पर ये आज का क्वेश्चन हमने किया, इसको जाके जिस तरह मैंने क्वेश्चन अपने फ्लो से किया, बेटा ऑफ हैंड ऐसे ही क्वेश्चन अपने हाथ से खुद करें, और किताब से नकल करने का कोई फायदा नहीं है। यही वो बकवास है जो मैं कहता हूं, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। किताब के सॉल्यूशन और सादसा कलाम के साथ बोर्ड पर करवाने से कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि मैंने सवाल को शुरू कहां से किया है, और हर बच्चा क्वेश्चन अपने मुताबिक स्टार्टअप करके चलता है। मैंने आपको एक जेनेरिक स्किल बता दी इस क्वेश्चन की, वो तो मैंने सिर्फ आपको इस क्वेश्चन की बता दी। अब इस तरह के तो मैं 300 क्वेश्चन बना सकता हूं, और हर क्वेश्चन के अंदर आपने अपने लिए क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, वो क्वेश्चन आपने खुद से डिसाइड करके चलना है। बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, नोट करें, बच्चा कंफ्यूज होता है इस बात से कि वो जिस वक्त क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन आ रहा है तो जो उसकी वर्किंग नंबर 1 थी, बेटा मेरी तो ये वर्किंग नंबर 1 है ही नहीं, कैसे ये वर्किंग हो सकती है पहले? तो आपने क्वेश्चन जब खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ के उसको सवाल को सॉल्व करने के लिए एक पानी का रास्ता बनाना है, उस रास्ते को बनाने के बाद अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपके बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये जवाब निकालता है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए जवाब निकालता है। हमारा जवाब ऐसे नहीं बनना, हमारा जवाब इस तरह निकल ही नहीं सकता। हम जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन करके ये वाला काम नहीं करेंगे। ये काम क्या किया कि मेरे पास 3 एडजस्टमेंटें थी, मैंने सबके ओपनिंग बैलेंस लिखे, फिर मैंने पहली एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, उनकी फिगरों को मैंने पोस्ट किया, फिर दूसरे को पोस्ट किया, फिर तीसरे को पोस्ट किया, और साथ साथ जो मेरी फिगर निकलती गई उसको मैंने अपने सॉल्यूशन में डालना शुरू किया। बेटा ये है फ्लो ऑफ क्वेश्चन, और ये फ्लो ऑफ क्वेश्चन किताब नहीं दे सकता। ये फ्लो ऑफ क्वेश्चन टीचर भी एक लेवल से आगे खत्म हो जाता है। ये वो फ्लो ऑफ क्वेश्चन है, जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे आप फ्लो ऑफ क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। मैं तड़फता हूं, मैं चीखे मारता हूं, मैं बदनामी बोलता हूं, मुझे पे बच्चे क्रिटिक करते हैं, मैं शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही मिन्नत करता हूं, खुदा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि तुम्हारा फ्लो ऑफ क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो तुम्हें सॉल्यूशन आता होगा लेकिन तुम्हें फ्लो ऑफ क्वेश्चन नहीं आता होगा। और फ्लो ऑफ क्वेश्चन किताब के सॉल्यूशन को देख के नहीं निकलता। सवाल को सामने रखें, अपने दिमाग में एक स्केच बनाएं कि आप स्केच के मुताबिक, मेरा काम क्या था, मेरा काम एज अ टीचर ये था कि मैंने जितने ये नॉलेज के पॉइंट थे कि भाई बोनस शेयर कैसे निकलता है, फाइनेंशियल चार्जेस कैसे निकलते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकलती है, रिटेन्ड अर्निंग्स के मुताबिक कौन सी फिगर हमने लेस करनी, ये तो मैंने सब कुछ आपको सिखाना था, मैंने सिखा दिया। नॉलेज आपके पास होती है, मेरे बच्चे के पास नॉलेज होती है, मेरे बच्चे के पास नहीं, जो भी टीचर से क्लास सुनता है उसके पास नॉलेज होती है। मसला कहां पे आता है? मसला यहां पर आता है कि वो फिर भी 0/5 नंबर लेता है। इसलिए नंबर 0/5 लेता है क्योंकि उसको इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद नहीं रही कि मैंने सॉल्यूशन में जवाब डालना था। या वो क्वेश्चन में क्यों फंस जाता है कि आंखों से जब जिशान साहब सवाल करा रहे थे, जब जिशान साहब क्वेश्चन की फिगरें बता रहे थे, ही वॉज बीइंग वेरी हैप्पी, लेकिन जब मैं करने लगा तो मुझसे हुआ नहीं। मैं आपके साथ जो खपता हूं, मैं क्या कहता हूं, खुद से क्वेश्चन करो, फ्लो ऑफ क्वेश्चन खुद डिसाइड करो। मेरे पास किस काम के लिए आओ कि सर ये फिगर नहीं निकली। फ्लो ऑफ क्वेश्चन किसी क्वेश्चन, मैंने अगर इस क्वेश्चन का फ्लो बता दिया, इसका ये थोड़ी कि सवाल का फ्लो यही है। बेटा फ्लो ऑफ क्वेश्चन विद प्रैक्टिस आता है। फ्लो ऑफ क्वेश्चन जितने सवाल अपने हाथ से करोगे उनमें से हर बंदे का फ्लो ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होगा, हर बंदे का फ्लो उस क्वेश्चन को चलाने का तरीकाकार फर्क होगा। फ्लो ऑफ क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना पड़ता है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम आती है, जहां पर आपकी कोई फिगर कंप्यूट नहीं होती, सर ये मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं निकली, सर ये मेरा मार्कअप नहीं निकला, इसके लिए बंदा हाजिर है। लेकिन फ्लो ऑफ क्वेश्चन आप जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे क्रिएट नहीं होगा। मैं 3 क्वेश्चन कर दूंगा, तीनों क्वेश्चन में मेरा फ्लो बन जाएगा, वो मेरा फ्लो बना हुआ है, मेरा दिमाग उस फ्लो के मुताबिक लेके चल रहा है। सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन ही ये है कि क्वेश्चन का फ्लो कैसे लेके चलना है। और बेटा उसका सीखने का तरीकाकार, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू द ऑफ हैंड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, इस बिलीफ के साथ कि मुझे क्वेश्चन की नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज टेस्टिंग में सर ने सब कुछ करा दिया है, अब उस नॉलेज को मैंने अप्लाई कैसे करना है, ये आपका काम है, जो कि पेपर के पास करने के लिए बहुत जरूरी है।
सो जनाब ये थी मेरी आज की आपसे डिस्कशन। अगर आपको मेरी आज की डिस्कशन से आप सहमत है, आपको आज की बात समझ आ गई है, मुझे 20 के करीब थम्स अप और हार्ट और आइसक्रीम में चाहिए, नहीं तो मैंने गोली मार देनी है। चलो जी, खुश रहें, जजाकल्लाह। क्वेश्चन को करें और इन क्वेश्चंस के ऊपर अपनी बेटा ग्रिप लेके चलें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये वाला क्वेश्चन एक आइसोलेटेड क्वेश्चन था, हम सब्सिक्वेंटली कल की डेट से फर्दर आगे बात करेंगे। फसीउर रहमान, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक बार फिर बता दीजिएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि टेक्निकली तौर के ऊपर हमारे पास जितनी भी कॉस्ट है उस सब को सिंगल रेट के साथ हमें आइडेंटिफाई कर दे। जिस तरह मैंने यहां पे एग्जांपल दी कि पहले साल में खर्चा 8,000 का है, दूसरे साल में खर्चा 8,000 का है, तीसरे चौथे साल में खर्चा 8,000 का है, लेकिन पांचवें साल में खर्चा कितने का हो गया था? 48,000 का। इसका मतलब ये हुआ 8% के रेट से 5 सालों के अंदर मार्कअप की फिगर ठीक तो नहीं निकलेगी। समझ आ रही है? हमें अब एक सिंगल रेट चाहिए जो इस मार्कअप की फिगर को 5 सालों में बिल्कुल करेक्टली बता दे। तो वो फिगर क्या थी? वो था रेट था 9.5%। ठीक हो गया। सो 9.5% को तो हमने फिगर में बता दिया। जो ये 8% का रेट था ये था नॉमिनल रेट। क्या था ये? नॉमिनल रेट। ठीक है, लेकिन वो रेट जो के एक स्मूथ स्ट्रीम ऑफ मार्कअप, एक कंटिन्यूअस और कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ मार्कअप ओवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाले, उसे क्या कहते हैं? अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्या कहते हैं? अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और याद रखिएगा अमोर्टाइज्ड मेथड के अंदर अभी हमने फिगर मैंने आपको बताया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड मेथड के अंदर हमेशा मार्कअप अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से निकलता है। जी सर। ठीक है, हम अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को जब हम आगे जाएंगे और अपना IAS स्टैंडर्ड को वर्किंग करेंगे तो और भी फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहां पर आपको ये वर्ड बताने जरूरी थे, नॉमिनल रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और ये बताना जरूरी था कि आप हमेशा लोन्स के ऊपर जो मार्कअप होगा किससे निकालेंगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से निकालेंगे। ओके जी सर, थैंक यू जी। ओके जनाब, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और यहां से हम आगे बात को फर्दर लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज।